हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले सीएचओ, स्टाफ नर्स, ट्यूटर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। जो वैक्सीनेशन था वो सबसे पहले किसके द्वारा परफॉर्म्ड किया गया था? किसके द्वारा परफॉर्म्ड किया गया था? ये किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन? एक तो एडवर्ड और दूसरा जेनर। इन दोनों के द्वारा सबसे पहले वैक्सीन की खोज की गई। कौन सी वैक्सीन इन्वेंट की इन्होंने सबसे पहले जो वैक्सीन इन्वेंटेड की वो थी स्मॉल पॉक्स। कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स। कौन सी वैक्सीन सबसे पहले जो वैक्सीन इन्वेंटेड हुई वो थी स्मॉल पॉक्स की। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा स्मॉल पॉक्स को इन्वेंटेड किया गया, या सबसे पहले जो फर्स्ट वैक्सीनेशन परफॉर्म किया गया वो किनके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेला एबॉर्टस इन्फेक्ट प्राइमरली। जो ब्रुसेला एबॉर्टस इन्फेक्शन है वो प्राइमरली किसके द्वारा इन्फेक्टेड होता है? तो जो ब्रुसेला एबॉर्टस जो इन्फेक्शन है वो प्राइमरली किसके द्वारा इन्फेक्टेड होगा? ये होगा कैटल के द्वारा। किसके द्वारा होगा? अच्छा, तो जो ब्रुसेला बैक्टीरिया है इसकी 4 स्पेसिफिक पाई जाती है। ब्रुसेला जो बैक्टीरिया है इसकी 4 स्पेसीज पाई जाती है। 4 स्पेसीज पाई जाती है जो इन्फेक्ट करती है किसको? मैन को। कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? पहली प्रजाति तो है बैक्टीरिया या ब्रुसेला मेलिटेंसिस। क्या है? ब्रुसेला मेलिटेंसिस। ये किसके द्वारा इन्फेक्टेड होती है? गोट्स के द्वारा। किसके द्वारा? गोट्स के द्वारा। दूसरे तो ब्रुसेला सुइस जो इन्फेक्टेड होती है पिग्स के द्वारा। तीसरी होती है एबॉर्टस, ब्रुसेला एबॉर्टस जो आपका क्वेश्चन है, ये होती है कैटल्स के द्वारा। और चौथी होती है ब्रुसेला कैनिस। कौन सी होती है? ब्रुसेला कैनिस जो किस द्वारा होगी? वो डॉग के द्वारा। किसके द्वारा? डॉग्स के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, स्क्रब टाइपस इज कोज्ड बाय। स्क्रब टाइपस इनमें से कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ट्रांसमिटेड होगा? तो जो स्क्रब टाइपस है ये ट्रांसमिटेड होता है ओरेंटिया सुसगेमिसी। किसके द्वारा? सुसगेमिसी के द्वारा। सुसगेमिसी के द्वारा क्या होगा? ये ट्रांसमिटेड होगा। स्क्रब टाइपस क्या है? एक प्रकार की ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है जो इन्फेक्टेड करती है ह्यूमंस को क्या करेगी? इन्फेक्टेड ह्यूमंस किसके द्वारा इन्फेक्टेड होगा? ह्यूमंस इन्फेक्टेड बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड माइट्स एंड चिगर्स के द्वारा। किसके द्वारा? चिगर्स के द्वारा। अगर किसी व्यक्ति को माइट्स और चिगर्स ने बाइट कर लिया, इन्फेक्टेड बाइट्स ने कर लिया, तो उसको क्या होगा? स्क्रब टाइपस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन प्रोड्यूस एनीमिया कंडीशन। इनमें से कौन से पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन के द्वारा एनीमिया के कंडीशन डेवलप होती है? तो जो हुकवॉर्म इन्फेस्टेशंस होते हैं इनके द्वारा क्या होती है? एनीमिया की कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति के स्टमक के अंदर हुकवॉर्म्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या करेंगे? जो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करेंगे? ये
इंजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, ह्यूमन बॉडी में एनीमिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड चैंकर अपीयर इन विच स्टेज ऑफ सिफिलिस। हार्ड चैंकर हमें सिफिलिस की कौन सी स्टेज में देखने को मिलती है? तो हमें कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगी ये हार्ड चैंकर को हम क्या बोलते हैं? हार्ड चैंकर को हम बोलते हैं पेनलेस अल्सर। क्या बोलते हैं? पेनलेस अल्सर बोलते हैं। तो पेनलेस अल्सर हमें सिफिलिस की कौन सी स्टेज में देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलेगा प्राइमरी स्टेज में। वही बात करें हम सेकेंडरी स्टेज की, तो सेकेंडरी स्टेज में हमें क्या देखने को मिल सकता है? पिंक और ग्रेस, पिंक और ग्रेस वाइट पेपुल्स इन पेरिनियम, पेपुल्स इन पेरिनियम। पेरिनियम में हमें पिंक और ग्रेस वाइट पेपुल्स देखने को मिल सकते हैं। ये कौन सी में? सेकेंडरी स्टेज में। वहीं बात करें हम टर्सरी स्टेज की, तो टर्सरी स्टेज में हमें क्या देखने को मिलेंगे? जो एरोटा होते हैं, एरोटा के जो टिश्यू होते हैं वो डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेंगे। एरोटा के टिश्यूज़ में क्या देखने को मिलेगा? डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। टिश्यूज डिस्ट्रक्शन occurs in aorta, CNS बोन और स्किन में। तो स्किन, CNS बोन और एरोटा के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? टिश्यूज डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। और टर्सरी जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट स्टेज बोलते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, सुटेबल साइट फॉर एंटी रेबीज इंजेक्शन। एंटी रेबीज इंजेक्शन हम कौन सी साइट में लगाते हैं? तो एंटी रेबीज इंजेक्शन होता है वो हम लगाते हैं डेल्टोइड मसल्स में। कौन सी सेल में लगाते हैं? डेल्टोइड मसल। इसको हम कैसे लगाएंगे? इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। जो ARV इंजेक्शंस होते हैं इसकी टोटल 6 डोज लगाई जाती है। कितनी डोज लगाई जाती है? 6 डोज लगाई जाएगी। और प्रत्येक जो डोज होती है उसके अंदर कितना अमाउंट होता है? ईच ml एवरी डोज। प्रत्येक डोज में क्या होता है? 1 ml ARV होता है। कब कब लगाई जाती है? 0, 3, 7, 14, 28 एंड जो बूस्टर डोज हम लगाएंगे, बूस्टर हम लगाएंगे वो कब लगाएंगे? 19 डेज। तो कब कब लगाएंगे? एक तो जिस दिन बाइट किया उसी दिन लगाएंगे, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 28वें दिन। और बूस्टर जो डोज लगेगी वो कौन से दिन लगेगी? 90 दिन में लगेगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, फॉर द वायरस इज क्वेश्चनर फॉरेस्ट डिजीज। क्वेश्चनर फॉरेस्ट डिजीज का जो वायरस है वो किस में पाया जाता है? तो क्वेश्चनर फॉरेस्ट डिजीज को हम क्या बोलते हैं? KFD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? KFD बोलते हैं। पहले इसको बोला जाता था मंकी डिजीज़ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मंकी डिजीज़ बोला जाता था पहले इसको। इसीलिए क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो इसके जो वायरस वो किस में पाए जाएंगे? मंकी के अंदर पाए जाएंगे। और अभी बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? क्वेश्चनर फॉरेस्ट डिजीज़ कर दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ब्रेक बोन फीवर इज अदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हम किसको ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं? तो ब्रेक बोन फीवर हम किसको बोलेंगे? डेंगू फीवर को क्या बोलेंगे? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। जो डेंगू फीवर है वो डेंगू वायरस के द्वारा कोज्ड होता है। और ये कौन से मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिटेड होता है? एडीज मॉस्किटो के द्वारा। किसके द्वारा? एडीज इजिप्टी के द्वारा। किसके द्वारा? एडीज इजिप्टी के द्वारा। और एडीज इजिप्टी को ही हम क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टाइगर मॉस्किटो किसे बोलते हैं? तो टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं
एडिस इजिप्टी को। और टाइगर मॉस्किटो कौन सा कोज करता है, तो डेंगू वायरस या डेंगू फीवर कोज करता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक्स। इनमें से कौन सी मेडिसिन या एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन बैक्टीरियोस्टैटिक्स हैं। तो जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन होती हैं इनको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक तो होती है बैक्टीरिसिडल और दूसरी होती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। जो बैक्टीरिसिडल होती है इनका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, किलिंग बैक्टीरिया। ये कैपेबल होती है बैक्टीरिया को किल करने में। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है इनहिबिट बैक्टीरिया ग्रोथ। ये क्या करती है, इनहिबिटिंग बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है। कौन कौन सी होती है बैक्टीरियोसिडल्स होती है रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, और पायराजिनामाइड। ये सारी कौन सी हैं, बैक्टीरियोसिडल्स हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स कौन सी हैं, तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती है इथाम्बुटोल। कौन सी होती है, इथाम्बुटोल। तो आपका आंसर आएगा इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल प्रेगनेंसी में भी सेफ होती है। सेफ यूज फॉर प्रेगनेंसी, सेफ यूज फॉर प्रेगनेंसी। इसको हम प्रेगनेंसी में भी यूज में ले सकते हैं। कोई सा भी साइड इफेक्ट ये शो नहीं करेगी प्रेगनेंसी में। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है केस फाइंडिंग इन RNTCP इज बेस्ड ऑन रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर जो केस फाइंडिंग है वो कैसे की जाती है। तो इसके अंदर जो केस फाइंडिंग की जाएगी वो कैसे की जाएगी, स्पुटम माइक्रोस्कोपी के द्वारा। किसके द्वारा, स्पुटम माइक्रोस्कोपी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना इज सीन इन। स्ट्रॉबेरी स्पॉट वेजाइना हमें किस में देखने को मिलती है, तो स्ट्रॉबेरी जो वेजाइना होती है वो हमें देखने को मिलती है ट्राइकोमोनासिस। किस में, ट्राइकोमोनासिस में। ट्राइकोमोनासिस में हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो इरिथोमेटस या पेपिलिफॉर्म अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एरिथ्रोमेटस एंड पेपिलाइफॉर्म में देखने को मिलती है वजाइना और सर्विक्स। अगला क्वेश्चन है HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस शुड बी स्टार्टेड विद इन। HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस हमें कितने घंटे के अंदर या कितने समय में हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो वहीं बात करें हम HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की, यानी कि किसी पेशेंट को नीडल स्टिक इंजरी हुई है और उसको लगा कि वो पेशेंट क्या हो सकता है, HIV पोस्ट एक्सपोजर हो सकता है। तो ये जो मेडिसिन वो हमें शुरू करनी चाहिए अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, अर्ली एज पॉसिबल। या फिर हम बात करें आइडियली विद इन
72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या कर देनी चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, विद इन 72 आवर्स। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रंस। चिकन पॉक्स का जो फर्स्ट साइन है बच्चों में वो कौन सा होगा। तो चिकन पॉक्स का जो फर्स्ट साइन होगा वो कौन सा होगा, रैशेज देखने को मिलेगी। जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं चिकन पॉक्स के, क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो हमें 2 स्टेज में देखने को मिलते हैं। कौन सी स्टेज में, 2 स्टेज में देखने को मिलते हैं। एक तो होती है प्री इरप्टिव स्टेज और दूसरी होती है इरप्टिव स्टेज। कौन सी स्टेज, इरप्टिव स्टेज। तो प्री इरप्टिव स्टेज में हमें देखने को मिलता है फीवर। जो फीवर होगा वो माइल्ड टू मॉडरेट होगा। क्या होगा, माइल्ड टू मॉडरेट होगा। पेन हमें देखने को मिलेगा, पेन इन द बैक, बैक में हमें पेन देखने को मिलेगा। सीवरिंग हमें देखने को मिलेगी। मैलेज हमें देखने को मिलेगा इसमें प्री इरप्टिव स्टेज में। लेकिन जो इरप्टिव स्टेज है इसमें क्या देखने को मिलेगा, रैशेज देखने को मिलेंगे। और फर्स्ट जो रैशेज अपीयर होगा, फर्स्ट जो रैशेज अपीयर होगा वो कहाँ होगा, ऑन द ट्रंक। कहाँ पर अपीयर होगा, ऑन द ट्रंक। सबसे जो फर्स्ट रैशेज अपीयर होगा कहाँ होगा, ट्रंक में। देन फेस में हो सकता है, आर्म में होगा और लेग्स में हमें दिखाई देंगे। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनएन्सेफेलाइटिस SSP is seen in which of the following communicable disease। SSP ये इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ में दिखाई देता है। तो ये हमें दिखाई देगा मिजल्स में। ये मिजल्स की क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। क्या है ये, मिजल्स की कॉम्प्लिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, गोबी कैंपेन हैज़ बीन प्रमोटेड बाय। गोबी कैंपेन है, इनमें से किसके द्वारा प्रमोटेड किया गया है। तो गोबी कैंपेन किसके द्वारा प्रमोटेड किया गया, यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। जो गोबी कैंपेन है इसमें क्या है, 4 स्ट्रैटजीज है। क्या है, 4 स्ट्रैटजीज हैं। कौन कौन सी 4 स्ट्रैटजीज हैं, ग्रोथ चार्ट, ये चिल्ड्रंस के हेल्थ को रिवॉल्यूशन के लिए बनाया गया था। तो इसमें ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। बहुत बार एग्जाम में आपको गोबी की फुल फॉर्म भी पूछ लेंगे। तो गोबी की फुल फॉर्म क्या होगी, ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। किसके द्वारा चलाया गया था, यूनिसेफ के द्वारा। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जेरंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। जेरंटोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो जेरंटोलॉजी के अंदर क्या है, जेरंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोसेस एजिंग एंड एज रिलेटेड डिजीज़। किसकी करेंगे, एजिंग की। इसमें किसकी स्टडी करेंगे, एजिंग एंड एज रिलेटेड डिजीज़ ऑन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एज रिलेटेड और एज या एज रिलेटेड डिजीज़ की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट कलर कोड ट्राई सिस्टम ऑफ डिजास्टर पेशेंट आर द अंडर। पेशेंट आर एज अंडर। जो ट्राइड सिस्टम बनाया गया था, ट्राइड सिस्टम के अंदर करेक्ट कलर कोड कौन सा होगा। तो कलर कोड की हम बात करें तो जो कलर कोड होगा वो होगा ग्रीन कलर कोड यूज़ में लिया जाता है माइनर इंजरीज़ के लिए। किसके लिए, माइनर इंजरीज़ के लिए। वही बात करें हम, और रेड जो कलर होता है वो यूज़ में लिया जाता है हाई प्रायोरिटीज़ के लिए। हाई प्रायोरिटीज़ के लिए, हाई प्रायोरिटी के लिए, हाई प्रायोरिटी ट्रीटमेंट के लिए। या फिर हम बात करें
तो अर्जेंट में जो यूज़ में काम लेते उसके लिए। वहीं हम बात करें येलो की, तो येलो यूज़ में लिया जाता है मीडियम प्रायोरिटीज़ के लिए, मीडियम प्रायोरिटीज़ के लिए, मीडियम प्रायोरिटीज़ के लिए, यानी कि जो अर्जेंट है या इमरजेंट है, यानी कि लेस क्रिटिकल है, उसके लिए हम क्या करेंगे, येलो करेंगे। वहीं बात करें हम ग्रीन, तो ग्रीन यूज़ में लिया जाता है माइनर इंजरीज़ के लिए। और ब्लैक चौथा होता है ब्लैक, जो ब्लैक यूज़ किया जाता है डेड और मॉर्बिड के लिए। किसके लिए, डेड और मॉर्बिड के लिए। जो पेशेंट डेड हो गए हैं उनके लिए क्या करेंगे, यानी कि जो मर चुके हैं उनके लिए ब्लैक कलर कोड यूज़ में लिया जाएगा। इनको किसी भी प्रकार की इंजरी इसकी आवश्यकता नहीं है ट्रीटमेंट की। तो ये 4 कलर कोड रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक हम ट्रायल सिस्टम में यूज़ में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट फाइबर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम इज कॉल्स। लंबे समय तक कॉटन फाइबर डस्ट का इनहेलेशन करने से कौन सी डिजीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो लंबे समय तक हम कॉटन फाइबर डस्ट का यूज़ करेंगे तो जो डिजीज़ हमें देखने को मिलेगी उसको बोलते हैं बेसिनोसिस। क्या बोलते हैं, बेसिनोसिस। किसके द्वारा होगी, कॉटन डस्ट के द्वारा। बेसिनोसिस को ही हम क्या बोलेंगे, मंडे फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंडे फीवर बोलते हैं। इसी को ही हम बोलते हैं मील फीवर, इसी को हम बोलते हैं मील फीवर, या इसी को हम बोलते हैं ब्राउन लंग्स डिजीज़। क्या बोलते हैं, इसी को ये ब्राउन लंग्स डिजीज़ बोलते हैं। किसके द्वारा होगा ये, कॉटन डस्ट के द्वारा। वहीं बात करें हम सिलिकोसिस, तो सिलिकोसिस किसका होगा, जो सिलिकॉन डस्ट होती है, सिलिकॉन डस्ट के द्वारा ये होगा। बेगोसोसिस, बेसोसिस किसके द्वारा होगा, बैगसोसिस किसके द्वारा, शुगर केन डस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, शुगर केन डस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, शुगर केन डस्ट। और एंथ्राकोसिस होगा कोल डस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, कोल डस्ट या फिर स्मोक डस्ट के द्वारा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक लंग्स बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। यहाँ अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ए हाई रिस्क फैक्टर डेट माइट अफेक्ट वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन कंपनीज। कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स में कौन सा हाई रिस्क फैक्टर हमें देखने को नहीं मिलता। तो कौन सा हाई रिस्क फैक्टर हमें देखने को नहीं मिलेगा, माल न्यूट्रिशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ट्रोमेटिक इंजरीज हमें देखने को मिलेगी, चेस्ट डिजीज़ हमें देखने को, एलर्जिक डिजीज़ हमें देखने को, लेकिन माल न्यूट्रिशन हमें कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करने वाले वर्कर्स में रिस्क फैक्टर देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर, क्या 1950 को, क्या 1958 को, क्या 1948 को, या फिर नॉन ऑफ देम। तो हम बात करें नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की, तो ये लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर 1952 में। कब किया गया था, 1952 में। और इसको रिनेम्ड किया गया 1977 में। तो आपका ऑप्शन रहेगा नॉन ऑफ द अबव। देखो दोस्तों, जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या राइट है और क्या गलत है, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर 1952 नहीं दिया हुआ, तो हमारा आंसर तो 1952 है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नॉन ऑफ द अबव, यानी कि ऊपर दिए हुए में से कोई सा भी नहीं है। क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड
जो RCH प्रोग्राम था ये कब लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया 1997 में। कब? 15 अक्टूबर 1997 में। RCH, इसको बोलते हैं हम RCH फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम फर्स्ट। वहीं हम बात करें RCH सेकंड की, तो RCH कब हुआ? 1 अप्रैल सन 2005 में। ठीक है। वहीं एक सन 2005 में एक और प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसको बोलते हैं जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना भी सन 2005 में ही स्टार्ट की गई थी। और RTI जो एक्ट था, RTI एक्ट था, ये भी कब स्टार्ट हुआ? सन 2005 में ही लॉन्च हुआ। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, ग्रीन कलर कोड ट्रीटमेंट अंडर IMNCI रेफर। जो ग्रीन कलर कोड है IMNCI के अंडर, ये किसको रेफ़र करता है? तो IMNCI ने हमें बताया कलर कोड्स पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए कि पहले किसको हमें क्या करना है। तो IMNCI ने जो कलर कोड्स थे वो दिए पिंक, येलो और ग्रीन। कौन कौन से कलर दिए? पिंक, येलो और ग्रीन। पिंक कलर कोड हम बताएंगे अर्जेंट जिनको ट्रीटमेंट है की ज़रूरत है उसके लिए, अर्जेंट ट्रीटमेंट वालों के लिए, या फिर रेफरल के लिए। अर्जेंट ट्रीटमेंट या अर्जेंट रेफरल की आवश्यकता है। वहीं बात करें हम येलो, बात करेंगे ट्रीटमेंट एट आउट पेशेंट, उसके लिए है क्या है? येलो। और ग्रीन हम बात करें तो सिंपल एडवाइस देंगे होम मैनेजमेंट की। इनको क्या देंगे? होम मैनेजमेंट के लिए क्या देंगे? एडवाइस देंगे। तो IMNCI ने ट्रीटमेंट के लिए 3 कलर कोड बनाए, पिंक, येलो और ग्रीन। पिंक में हम करेंगे अर्जेंट ट्रीटमेंट या रेफरल जिनकी आवश्यकता है उसको, यानी कि इनको कलर कोड देंगे हम। क्या देंगे? कलर कोड देंगे। इसको बैंड लगाएंगे हम इनमें कलर कोड का, जिससे पता लग जाएगा कि इस पिंक जिसके भी लगा हुआ है उन्हें हमें अर्जेंट ट्रीटमेंट या रेफरल करना है, जिसके येलो लगा हुआ है उनको आउट पेशेंट ट्रीटमेंट है, और जिसके ग्रीन लगा है उसको हमें होम मैनेजमेंट की आवश्यकता है। IMNCI क्या है? IMNCI क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस, यानी कि एक संस्थान है जो अंडर 5 चिल्ड्रंस को केयर प्रोवाइड करवाती है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज सेलिब्रेट ऑन। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट कब करते हैं हम? 14 नवंबर को। कब करते हैं? 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, द पंचायती राज एट द विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट। जो विलेज लेवल है उसमें पंचायती राज के अंदर कौन कौन आते हैं छोड़कर एक को? तो पंचायती राज के अंदर जो आते हैं वो आती है ग्राम सभा आती है, ग्राम पंचायत आती है, न्याय पंचायत आती है, लेकिन पंचायत समिति नहीं आती है। तो आपका आंसर क्या होगा? पंचायत समिति पंचायत राज विलेज लेवल के अंदर नहीं आती है। तो पंचायत समिति किसके अंदर आती है? ये आती है ब्लॉक लेवल के अंदर। किसके लेवल आती है? ब्लॉक लेवल के अंदर आती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जो कॉमन साइट है वो कौन सी होगी? फर्टिलाइजेशन की कॉमन साइट कौन सी होगी? एम्पुला। तो फेलोपियन पार्ट ट्यूब होती है, उसके कौन से पार्ट में होती है? एम्पुला में फर्टिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे स्टडी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज। फेलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी करना किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं हम साल्पिंजोग्राफी। क्या बोलते हैं? साल्पिंजोग्राफी। वहीं बात करें हम कोलिसिस्टोस्कोपी, तो जो गोल ब्लैडर होते हैं, गोल ब्लैडर की स्टडी करना, गोल ब्लैडर को विजुअलाइज्ड करना किसके माध्यम से?
एक्सरे के माध्यम से, किसके माध्यम से? एक्सरे के माध्यम से, उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोस्कोपी। वहीं बात करें पाइलोग्राफी, पाइलोग्राफी किसको बोलेंगे? स्पाइनल कोड को विजुअलाइज करना, स्पाइनल कोड को विजुअलाइज करना। और माइलोग्राफी बोलेंगे हम यूरिनरी सिस्टम को, यूरिनरी सिस्टम को विजुअलाइज्ड करना, उसको हम बोलेंगे माइलोग्राफी। सॉरी दोस्तों, माइलोग्राफी बोलेंगे हम स्पाइनल कोड को और पाइलोग्राफी हम बोलेंगे यूरिनरी सिस्टम को। सॉरी फॉर मिस्टेक, ठीक है। तो पाइलोग्राफी हम बोलेंगे यूरिनरी सिस्टम को विजुअलाइज करना और माइलोग्राफी करें स्पाइनल कोड को विजुअलाइज करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फन टेस्ट इज यूज टू असेस। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि फन टेस्ट किसको असेस करने के लिए किया जाता है? तो फन टेस्ट हम करते हैं ओवुलेशन के लिए। किसके लिए? ओवुलेशन के लिए। किसके लिए करेंगे हम? ओवुलेशन के लिए। सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप स्मीयर का हम करते हैं, क्या करते हैं? पेप स्मीयर टेस्ट कर लें। प्रेगनेंसी के लिए HCG टेस्ट हम करते हैं। आइसोलेशन के लिए हमें कोई सा भी टेस्ट करना नहीं है। हम ब्लड फ्लो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? इसमें ब्लड शो होता है, इसमें क्या होता है? ब्लड शो होता है मैस्चुरेशन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन ये कि द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओम। फर्टिलाइज्ड ओम को इम्प्लांटेशन की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है? तो फर्टिलाइज्ड ओम की जो मोस्ट कॉमन साइट है इम्प्लांटेशन की वह है पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। कौन सी है दोस्तों? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कीगल एक्सरसाइज आर डन इन प्रेगनेंसी। जो कीगल एक्सरसाइज हम करते हैं प्रेगनेंसी में वो किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों किसके लिए करते हैं? जो पेरिनियल मसल्स होती है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, पेरिनियल मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए। पेरिनियल मसल्स कौन सी होती हैं दोस्तों? तो जो पेरिनियल मसल्स हैं वह हैं प्यूबोकोक्सियल, प्यूबोकोक्सियल और लेवाटोर एनी मसल्स। कौन सी हैं? लेवाटोर एनी मसल्स। तो लेवाटोर एनी मसल या प्यूबोकोक्सियल मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या करते हैं? हम कीगल एक्सरसाइज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइज्ड ओम इज इम्प्लांटेड एंड डेवलप्ड आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज नोन एज। जो फर्टिलाइज्ड ओम होता है वो आउटसाइड ऑफ द यूट्राइन कैविटी क्या हो रहा है? इम्प्लांट हो रहा है और डेवलप्ड हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज्ड ओम होगा वो कहाँ इम्प्लांट होगा? तो वो होगा फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में। कितना? 90 से 95%। तो मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलेगी फैलोपियन ट्यूब में, वो भी किस में? एम्पुला के अंदर। कहाँ देखने को मिलेगी? एम्पुला। तो कहाँ देखने को मिलेगी दोस्तों? एम्पुला के अंदर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हाउ ऑफ्टेन कैन ए डोनर गिव ब्लड। कितने समय में डोनर अपना ब्लड डोनेट करता है? तो कितने महीने में या प्रत्येक कितने दिनों के बाद वो कर सकता है? तो प्रत्येक 3 महीने में, यानी कि हर 3 महीने में एक डोनर अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो कम से भी कम 3 महीने का समय उसको चाहिए। 3 महीने में वो प्रत्येक 3 महीने को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो या कह सकें कि डोनर को ब्लड डोनेट करने के लिए कितना समय चाहिए होता है? तो 3 महीने का समय चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन, 1 टेबल स्पून इज इक्वल, 1 टेबल स्पून किसके बराबर होती है?
तो एक टेबल स्पून कितने के बराबर होगी? 15 ml के बराबर। टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml। अगला क्वेश्चन, for intramuscular injection the nurse should insert the needle into muscles at the angle। एक नर्स है जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रही है, तो निडल को कितने डिग्री एंगल पे वो इंसर्ट करेगी? तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए हम 90 डिग्री के एंगल में इन निडल को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। वहीं बात करें हम किसी में अगर इंट्राडर्मल हमें लगाना है, क्या लगाना है? इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाना है, तो उसके लिए हम 10 से 15 डिग्री एंगल पर इंसर्ट करते हैं। अगर मान लो सबक्यूटेनियस अगर किसी में लगाना है तो 45 डिग्री के एंगल पर हम लगाएंगे। और वहीं अगर मान लो आपको इंट्रावीनस लगाना है, आईवी लगाना है, तो 15 से 30 डिग्री के एंगल पे हम क्या करेंगे, या 20 से 30 डिग्री के एंगल पर इंसर्ट करेंगे। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, क्लार्क्स रूल इज यूज्ड फॉर। क्लार्क्स रूल किसके लिए यूज में लेते हैं? तो क्लार्क्स रूल हम लेते हैं एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ द ड्रग्स। पीडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज लेते हैं उसको बोलते हैं क्लार्क्स रूल बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप इनटू द बॉडी। इनमें से कौन सी टेक्निक्स के अंदर हम रेडियो आइसोटोप्स इंजेक्शन यूज में लेंगे? तो किस में हम लेते हैं रेडियो आइसोटोप्स? तो रेडियो आइसोटोप्स हम लेते हैं पीईटी के अंदर। पीईटी क्या है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। क्या है? पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसके अंदर हम क्या लेते हैं? रेडियो ओपिक यूज में लेते हैं। एमआरआई और सीटी स्कैन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली पेशेंट की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। किसी भी प्रकार की डाइज या कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर यूज में हम नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंट बिटवीन रेक्टल एंड ओरल टेम्परेचर। रेक्टल और ओरल टेम्परेचर के बीच में कितना अंतर होता है? तो हम बात करें टेम्परेचर की, जो ओरल टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं बात करें हम एक्जिला का टेम्परेचर, तो एक्जिला का टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वहीं हम बात करें रेक्टम का टेम्परेचर, तो रेक्टम का टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रेक्टल और ओरल टेम्परेचर के बीच में कितना अंतर है? तो ये रेक्टल और ओरल, तो यहाँ पर कितना अंतर है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। वहीं आपसे पूछ ले कि ओरल एंड एक्जिला का, तो यहाँ पर भी आपका आंसर आएगा 1। और आपसे पूछ ले एक्जिला और रेक्टल, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर स्पंज बाथ। स्पंज बाथ के लिए जो टेम्परेचर होता है वाटर का वो कितना होना चाहिए? तो स्पंज बाथ के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 110 से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं अगर सेल्सियस की बात करें तो 43.3 टू 46.1 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वही हम बात करें टब बाथ के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? 90 से 100 डिग्री। कितना? 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर फॉर ग्लासगो कोमा स्केल GCS स्केल का इनमें से कौन सा पैरामीटर
नहीं है। ग्लास कोमा स्केल का पैरामीटर कौन सा नहीं है? तो 3 पैरामीटर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है आई ओपनिंग, एक तो देखने को मिलता है आई ओपनिंग, एक देखने को मिलता है वर्बल रेस्पॉन्स, और तीसरा हमें देखने को मिलता है मोटर रेस्पॉन्स। तो कौन सा नहीं है? पेपिलरी रेस्पॉन्स नहीं है। आई ओपनिंग के जो पैरामीटर्स होते हैं वो 1 से 4 होते हैं, 1 से 4 स्कोर होते हैं। वहीं वर्बल की बात करें तो इसका होता है 1 से 5 स्कोर, और वहीं बात करें मोटार की तो इसका होता है 1 से 6 स्कोर। जो मैक्सिमम स्कोर होता है, मैक्सिमम होता है वो होता है 15, यानी कि फुली रेस्पॉन्ड, जिसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फुली रेस्पॉन्ड। और जो मिनिमम होगा वो होगा 3, इसको हम बोलते हैं डीप कोमा। क्या बोलते हैं? डीप कोमा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्लीनिंग एनिमा इज ऑर्डर्ड फॉर 55-year-old client before intestinal surgery, the maximum amount is given। एक 55 ईयर का ओल्ड पेशेंट है जो इंटेस्टाइनल सर्जरी के लिए जा रहा है। तो इंटेस्टाइनल सर्जरी से पहले हमें इसको क्या करना है? क्लीनिंग एनिमा देना है। तो कितना अमाउंट हम इसको देंगे? तो एनिमा की हम बात करें, क्लीनिंग एनिमा की हम बात करें, तो जो क्लीनिंग एनिमा होता है, अगर हमें इन्फेंट में लगाना है, इन्फेंट में लगाना है तो लेस देन 250 ml हम लगाएंगे। अगर चिल्ड्रंस में हमें लगाना है तो 250 से 500 ml इनमें लगाएंगे। और वहीं अगर बात करें हम एडल्ट की, तो एडल्ट में लगाना है तो 500 से 1000 ml हम लगाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 750 से 1000 ml इस पेशेंट में हम क्या करेंगे? एनिमा लगाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट है लेकिन लिस्ट नहीं है, आगे भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड और डेड टिश्यूज फ्रॉम द वुंड इज कॉल्ड। जो वुंड होता है उसमें से इन्फेक्टेड और डेड टिश्यूज को सर्जिकली रिमूव करना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डेब्राइडमेंट। क्या बोलेंगे दोस्तों? डेब्राइडमेंट बोलेंगे। और डेबुल्किंग, डेबुल्किंग किसको बोलेंगे? ट्यूमर्स को रिमूव करना। किसको रिमूव करना? ट्यूमर्स को रिमूव करना। इंसिजन एंड ड्रेनेज, एब्सेस को ट्रीट करना या अदर लोकल वुंड को क्या करना? ट्रीट करना ही क्या कहलाएगा? एब्सेसेस और वुंड को ट्रीट करना क्या कहलाएगा? इंसिजन एंड ड्रेनेज कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहो। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।